हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में रखिए, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर आप लाइव कब पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप पर डे दोपहर के 12 बजे चैनल पर आइए, आपको हमारी क्लास चलती हुई मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम मानव नेत्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी वेटेज रखता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, और आज के बाद आपको मानव नेत्र से कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करने वाला। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पॉली एकेडमी में ज्वाइन हो जाइए, या तो टेलीग्राम पर पॉली एकेडमी सर्च करके ज्वाइन हो जाइए, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक दोस्तों, वहां पर प्रत्येक क्लास का PDF आपको दिया जाता है, आपको वहां से इसका PDF वहां पर मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए आज के पहले क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। यानी कि दोस्तों, जो मनुष्य होता है उसका स्वस्थ नेत्र, मान लीजिए उसमें कोई दोष नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन नंबर ए कार्निया पर बनेगा, या ऑप्शन नंबर बी आइरिस पर बनेगा, या ऑप्शन नंबर सी पुतली पर बनेगा, या ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर बनेगा। तो दोस्तों, जो हमारा मनुष्य का स्वस्थ नेत्र होता है उसमें हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि कोई स्वस्थ नेत्र है उसका प्रतिबिंब हमेशा हमेशा रेटिना पर बनेगा, यह आपको याद रखना होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं सारे प्रश्न का आंसर CTC में लगाया जा चुका है। तो इसलिए आज आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको स्टडी में और आसानी हो जाएगी। ठीक दोस्तों, बार बार आपको यह वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिए। जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है उसका आंसर भी यहाँ पर लगा हुआ है। आप आसानी से एक PDF में मात्र 5 से 10 मिनट में पूरी क्लास को रिवीजन कर लेंगे और आपका यह स्ट्रांग भी हो जाएगा। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहिए। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों आइए देख लीजिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस होता है। यानी कि दोस्तों, जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए जो हमारा नेत्र लेंस होता है वह अभिसारी प्रकृति का होता है, या ऑप्शन नंबर बी अपसारी प्रकृति का होता है, या ऑप्शन नंबर सी उत्तल व अवतल प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप जान लीजिए जो हमारा नेत्र लेंस होता है वह हमारा अभिसारी प्रकृति का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट का यह भी सवाल होगा कि सर यह अभिसारी और अपसारी होता क्या है, हम तो नहीं समझ पाए। तो रुकिए, हम आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई किरण अनंत से चलकर और अनेक अनंत से, यानी कि अलग अलग से चलकर आकर एक स्थानों पर मिले। ठीक दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए एक किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिले, इसको हम कहते हैं अभिसारी प्रकृति। यानी कि किरणों को एक ओर मोड़ना। ठीक दोस्तों, किरणों को एक ओर मोड़ना हमारा अभिसारी प्रकृति कहलाता है। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना होगा, किरणों को एक ही ओर मोड़ना हमारा अभिसारी प्रकृति कहलाता है। तो आप पूछेंगे सर कि यार अभिसारी तो हम समझ गए, अपसारी क्या होता है ये भी समझा दीजिए। ठीक दोस्तों, जो हमारा अपसारी होता है इसको भी आप समझ लीजिए। अपसारी एक बिंदु से किरणों को मतलब फैलाता है। यानी कि दोस्तों, आप सीधे लैंग्वेज में याद रखिए, जो हमारा अभिसारी होता है यह किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है, और जो हमारा अपसारी होता है यह किरणों को फैला देता है। बस आपको सिंपल से याद रखना होगा। ठीक दोस्त, अब आप में से और आइए हमको आपको कुछ ये भी बता दे रहे हैं। दोस्तों, जो हमारा अभिसारी होता है यह हमारा उत्तल लेंस होता है। यह भी आप याद रख लीजिए, जो हमारा उत्तल लेंस होता है वह अभिसारी प्रकृति का होता है, और जो हमारा अपसारी होता है यानी अवतल लेंस जो हमारा होता है वह अपसारी प्रकृति का होता है, और जो हमारा उत्तल लेंस होता है वह अभिसारी प्रकृति का होता है। इतना आपको याद रखना होगा। और ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया है, यानी कि वो हमारा नेत्र लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया है। और दोस्तों, आप देख लीजिए इसका भी आंसर यहाँ पर नीचे लगाया जा चुका है।
तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देख ले रहे हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, यानी कि दोस्तों जो हमारा मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है सीधा होता है परंतु सीधा ही दिखाई देता है। और ऑप्शन नंबर डी उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है। तो दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आइए देख ले रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है लेकिन हमको सीधा दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए जो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह हमको उल्टा बनता है, बट हमारा जब माइंड उसका कन्वर्जेंट करता है तो हमको सीधा कन्वर्जन करके दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना होगा। रेटिना पर तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा ही बनेगा लेकिन माइंड जब हमारा कन्वर्जन करता है तो कन्वर्जन होकर वो हमको सीधा दिखाई देता है, इससे हमको वस्तु सीधा प्रतीत होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं तीसरा यानी चौथा क्वेश्चन। इसके लिए इसका भी आंसर शीट लगाया जा चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि दोस्तों स्वस्थ यानी कि स्वस्थ जो नेत्र होता है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो दोस्तों जो हमारा फ्रेश यानी कि स्वस्थ नेत्र होता है उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को वह स्पष्ट देख सकता है। बट यदि 25 सेंटीमीटर से वह और नज़दीक वस्तु आ जाए तो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, यानी कि स्वस्थ आँख की नेत्र लेंस न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज ये हमारा आज का 5वां क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, और देख लीजिए हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। दोस्तों अभी मैंने इसके यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु अभी हमने बताया 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसका दूरबिंदु स्थित कहाँ होता है, और ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अनंत पर। तो दोस्तों जो हमारा इसका दूरबिंदु होता है वह अनंत पर स्थित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहीं पर आपको याद रखना है हमारे यदि निकट बिंदु पूछे स्वस्थ नेत्र का तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दूर बिंदु पूछे तो अनंत पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा आज का छठा क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, और छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। दोस्तों अभी आपने मतलब स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु पढ़ लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु कहाँ पर हो जाएगा, या दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर पर, और एक सेकेंड हम कलर चेंज कर लें उसके बाद आते हैं। आइए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अनंत से कम दूरी पर। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसका जो दूरबिंदु होगा वह निकट से कम दूरी पर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बट यहीं पर दोस्तों यदि स्वस्थ नेत्र का पूछता तो हमारा अनंत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता। बट हमसे स्वस्थ नेत्र का ना पूछकर हमसे निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, और दोस्तों अगले क्वेश्चन को आप फटाक से आंसर कमेंट में दे दीजिए। आइए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसमें उसके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण।
तो दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक दोस्तों, यदि हम बात करें कि यह आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं निकट में क्या होगा और दूर में क्या होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अभी उनको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी क्लास बंद होने के जस्ट कुछ देर बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं निकट का क्या होगा और दूर दृष्टि दोष का क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दे रहा हूं जिससे आपको फिर कभी भी या कभी कंफ्यूज नहीं करेगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होगा या दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होगा। तो दोस्तों बस बने रहिए, आप इस क्लास में भागिएगा नहीं, फिर देखिए आपको हम कैसे समझा दे रहे हैं कि आज के बाद आपको यह कोई कभी परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों पहले आप निकट दृष्टि दोष का पूछ रहा है, एक सेकेंड। आइए दोस्तों हम आपको इस आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कोई नहीं, हमारा वाईफाई का वायर टूट गया था तो क्लास डिस्टर्ब हो गई। चलिए कोई नहीं, हम क्लास फिर वापस लेकर आ गए हैं उसी जोश के साथ और देख ले रहे हैं। हम आपको बताने वाले थे कि आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को कैसे याद रखेंगे कि कौन में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो दोस्तों पहले देख लीजिए, हमारा निकट लिख ले रहे हैं यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष। एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, अब देखिए यदि हम बात करें कि निकट में इन दोनों में कौन किसमें ज़्यादा अक्षर है, तो आप कहेंगे सर जो हमारा निकट दृष्टि दोष है उसमें ज़्यादा अक्षर है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष हमारा 1, 2, 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जबकि हमारा दूर दृष्टि दोष 1 और 2 ही अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक दोस्तों, तो यह आपको याद रखना है, निकट में ज़्यादा अक्षर है तो जिस लेंस के नाम में ज़्यादा अक्षर होगा वह निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होगा। तो देख लीजिए निकट में, और हम यहाँ पर देख लीजिए निकट में ज़्यादा अक्षर है तो हमारा देख लीजिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक सेकेंड, ये देख लीजिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में इन दोनों में किस में ज़्यादा अक्षर है। तो आप कहेंगे सर कि जो हमारा अवतल लेंस है वह 4 अक्षरों से मिलकर बना है, यानी कि दोस्तों आप लेंस को मत काउंट कीजिए, बस आप उत्तल और अवतल को देखिए। तो अवतल में देख लीजिए 4 अक्षरों से मिलकर बना है, जबकि उत्तल हमारा 3.5 ही अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक दोस्तों, ज़्यादा होता है चाहे आधे से हो चाहे 1 से हो। ठीक, तो ये देख लीजिए निकट में ज़्यादा अक्षर से है तो जिस लेंस के नाम में ज़्यादा अक्षरों से होगा वही उसमें प्रयोग होगा। तो इसमें हम आप बताएंगे कि सर जो हमारा अवतल लेंस है वह ज़्यादा अक्षरों से मिलकर बना है, तो हमारा हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों अब देख लीजिए दूर में कम अक्षर हैं तो जिसमें कम अक्षर से बना होगा वह उसके लिए प्रयुक्त होगा, यानी कि दूर में कम अक्षरों से है तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है वह कम अक्षरों से मिलकर बना होता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष में हमारा उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा। दोस्तों अब आई थिंक्स या आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा खतरनाक और ज़बरदस्त ट्रिक आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक दोस्तों, अब देख लीजिए, अब आई थिंक्स यह आपको अब कभी भी नहीं भूलेगा, एग्ज़ाम तक ही नहीं आपके लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा कि छोटका का छोटका बड़का का बड़का। बस आपको एक याद रखना है, छोटका का छोटका बड़का के बड़का, बस आपको याद रखे देंगे, आपको यह क्लियर हो जाएगा। निकट में ज़्यादा अक्षर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, दूर छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। बस फटाक से आप देखते ही टिक कर आ जाएंगे। जहां अदर स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं उत्तल होगा कि अवतल होगा, अवतल होगा कि उत्तल होगा, वहां पर आप बस देखते ही टिक कर चले आएंगे, और यदि आप यूपी से हैं तो आपको 4 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है यदि कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी रेटिना से आगे, ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर डी कहीं नहीं। तो दोस्तों आइए पहले मैं आपको इसका चित्र द्वारा समझा दे रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो चलिए एक सेकेंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। आइए दोस्तों देख ले रहे हैं यह कैसे हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ओ नो, चलिए कोई नहीं दोस्तों आ जाइए।
मान लीजिए यहाँ पर यह कोई ऑब्जेक्ट आपकी रखी हुई है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए यह आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है और यहाँ पर एक सेकेंड, और यहाँ पर देख लीजिए यह किसी का नेत्र है और जो हमारा रेटिना होता है वह यहाँ पर होता है, ठीक दोस्तों। इतना तो आपको पता ही होगा, यह हमारा रेटिना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आने वाली किरणें, यदि आपको दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हैं तो यहाँ से आने वाली किरणें आपकी रेटिना पर न मिलकर रेटिना से जाकर पीछे मिलेंगी। देख लीजिए दोस्तों, जो हमारी किरणें हैं वह यहाँ पर मिल रही हैं, जबकि इनको मिलना चाहिए था यहाँ, यानी इस पॉइंट पर, यहाँ पर इनको मिलना चाहिए था रेटिना पर, बट यह जाकर मिल रही हैं यहाँ पर, यानी रेटिना के पीछे, ठीक दोस्तों। तो आपको याद हो जाना चाहिए, यह दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना से दूर यानी कि रेटिना से पीछे बनेगा। ये आपको ट्रिक हम बता रहे हैं दोस्तों। यह तो जो हम बताए यह हमारा फिगर है, आपको फिगर द्वारा समझ लीजिए, या ऐसे होता है, बट यह हमारा फिगर हो गया। यह आपको अब कैसे याद रखना है, तो आप याद रखिएगा, दूर दृष्टि पूछा है तो जान लीजिए रेटिना से दूर बनेगा, यानी रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक दोस्तों। तो आइए देख ले रहे हैं हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। देख लीजिए हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे, यानी कि दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह रेटिना के पीछे बन रहा है, ना कि रेटिना पर, ना तो रेटिना के आगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट या 9वां क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों मैंने अभी इसका आपको एक ट्रिक बताया था, आई होप यह आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इसके निवारण में कौन सा लगेगा। तो दोस्तों मैं इसका HW के तौर पर दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक दोस्तों। क्योंकि मैंने अभी इसका एक ट्रिक बताया तो किसी को यह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कौन सा लेंस लगेगा कौन सा लेंस नहीं लगेगा, ठीक दोस्तों। यह आपके HW के तौर पर है, तो आप इसको कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर मत दीजिए, क्लास ख़त्म होने के बाद नीचे कमेंट में इसका ऑप्शन दे दीजिए, ठीक दोस्तों। जिसका आंसर सही होगा इसको यहाँ से हट दे दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा एक ऐसा प्रिज्म होता है, हम आपको चित्र द्वारा भी समझाते चल रहे हैं जिससे आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। यहाँ से जब श्वेत प्रकाश जाता है तो आपको पता होगा यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक दोस्तों। यदि नहीं पता है तो जान लीजिए, जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक दोस्तों। जब हमारा श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यह आपको जानना होगा। यह जो दोस्तों यह हमारा है, यह हमारा हो जाएगा श्वेत प्रकाश, ठीक। यह हमारा श्वेत प्रकाश है, यह उधर जाकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो 7 रंगों में विभक्त होता है किसका विचलन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में देख ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पीले रंग का, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हरे रंग का। तो दोस्तों जो ज़्यादा विचलन होता है हमारे बैगनी रंग का ज़्यादा विचलन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यह आपको याद रखना है, बैगनी रंग का ज़्यादा विचलन होता है। तो दोस्तों आप यह भी जान लीजिए, यदि यहाँ पर आपसे सर्वाधिक विचलन पूछा है, हो सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में सर्वाधिक ना पूछकर कम भी पूछ सकता है, ये तो एग्जामिनर की बात है। तो दोस्तों यदि कम पूछे तो आप याद रखिए जो हमारा लाल रंग होता है उसका कम विचलन होता है, बट यदि पूछ लिया जाए सर्वाधिक विचलन किसका होता है तो सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिना देरी किए आज के अगले क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होती है। ठीक दोस्तों, अभी आपने ऊपर देखा, आपसे यह पूछा गया था कि किसका विचलन अधिक होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। आइए हम इसके ऑप्शन को भी देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नीले रंग का, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बैगनी रंग का, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए दोस्तों, मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि पीले रंग का। तो दोस्तों, यदि हम यहीं पर आपको एक प्रिज्म बना दें तो देखिए क्या होता है। यहाँ से आपकी श्वेत प्रकाश आती है, यहाँ पर आकर दोस्तों यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक दोस्तों, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आपको पता होगा जो सबसे नीचे वाला है वह बैगनी होता है। ठीक दोस्तों, सबसे नीचे वाला हमारा बैगनी होता है और सबसे ऊपर वाला हमारा रेड यानी कि लाल वाला होता है। तो आप जान लीजिए, जिसका विचलन कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी और जिसका विचलन अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें तरंग दैर्ध्य हमसे अधिक पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें किसका विचलन कम हो रहा है। तो आप कहेंगे सर जो हमारा लाल रंग है उसका विचलन कम हो रहा है। तो जो यदि लाल रंग का विचलन कम हो रहा है तो हमारे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जिसका विचलन कम उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक और जिसका विचलन अधिक उसकी तरंग दैर्ध्य कम। यह दोस्तों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, आपको याद रखना होगा। आज हमसे पूछा रहा है कि इसमें तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है। तो देख लीजिए, इसका विचलन कम है लाल रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक दोस्त, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का विचलन कम है तो इसकी तरंग दैर्ध्य हाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। आई होप यह आपको अच्छे से समझ गए होंगे आप। अब आप इस कभी भी ऐसे प्रश्न आपको परेशान नहीं करने वाले। तो आइए, हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर और अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि कह रहा है श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। देख लिए दोस्तों, अभी आपसे तरंग दैर्ध्य हाई पूछा था, तो अब तरंग दैर्ध्य लो यानी कि तरंग दैर्ध्य कम यानी कि न्यूनतम पूछ रहा है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, जिसका विचलन कम उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक, जिसका विचलन अधिक उसकी तरंग दैर्ध्य कम। यदि हम आपसे पूछे कि साहब बता दीजिए किसका विचलन अधिक होता है, तो आप कहेंगे सर जो हमारा बैगनी रंग होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों यदि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो जो हमारा बैगनी रंग है उसका तरंग दैर्ध्य भी न्यून हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों अब ऐसे प्रश्न आपको कभी भी परेशान नहीं होने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को आते हैं। इसीलिए मैं ऐसे प्रश्न के ऊपर एक ऐसा ट्रिक लेकर आया जिससे आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि बैगनी का। चलिए आइए, आज का अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमसे कैसे कैसे घुमा कर प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी तक हमसे सिर्फ यह पूछा गया था कि विचलन किसका अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है। अब हमसे पूछ जा रहा है कि आवृत्ति किसकी अधिक हो जाएगी। आइए हम इसके ऑप्शन को भी चेक कर ले रहे हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है लाल का, ऑप्शन नंबर बी दिया है बैगनी का, ऑप्शन नंबर सी दिया है हरे रंग का, ऑप्शन नंबर डी दिया है पीले रंग का। तो दोस्तों आप एक और जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। जो आपका तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है वह आवृत्ति न्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दोस्तों जो हमारा लैम्डा हो जाएगा वह 1/न्यू के बराबर होता है। दोस्तों यह आपका फार्मूला भी है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिए। ठीक दोस्तों, यह आपका फार्मूला भी होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू। अब कहीं कहीं पर दोस्तों जो यहाँ पर न्यू हम लिखे हैं इसके स्थान पर एन लिख दिया जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इस फार्मूले को नोट डाउन जरूर करिए रहिए, क्योंकि दोस्तों और यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा तरंग दैर्ध्य यानी कि यह लैम्डा है,
ठीक दोस्तों, देख लीजिए जो हमारे तरंग दैर्ध्य लैम्डा है यह आवृत्त न्यू के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य हाई होगा उसका जो आवृत्ति है वह कम हो जाएगी, और जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पूछ रहा है किसकी आवृत्ति अधिक होगी। तो दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपके पास रफ पेन है तो आप रफ पेन में इस फार्मूले को नोट डाउन जरूर कीजिए। हम चल रहे हैं इसको मिटाने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा लैम्डा था, लैम्डा इक्वल टू 1/k था, यानी कि हमसे पूछा रहा है आवृत्ति किसकी अधिक होगी, यानी कि जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका जो हमारा यह तरंग दैर्ध्य होगा वह कम होगा। यदि हम आपसे अब यह पूछें कि किसका तरंग दैर्ध्य कम होगा तो आप कहेंगे सर जो हमारा बैगनी रंग है इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। जब बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा तो जो हमारा बैगनी रंग है इसका आवृत्ति अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जो हमारा बैगनी रंग होता है इसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, यानी कि दोस्तों वही प्रकीर्णन हमसे पूछा रहा है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हरे रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पीले रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो दोस्तों जो हमारा लाल या रंग होता है यानी कि रेड रंग उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आपको याद रखना होगा रेड। तो दोस्तों हमारे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। आइए हम इसके ऑप्शन को भी चेक कर ले रहे हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दोस्तों जो हमारा आकाश होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए बी और डी हमारे गलत हो जाएंगे, यानी कि ओनली वन हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो हमारा आकाश होता है वह नीला दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक। एक सेकंड हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों यह हमारा प्रश्न रिपीटेड है और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में रखिए। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं इसका PDF पाना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।